नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। हम अक्सर सुना करते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब सवाल बीच बीच में उठते हैं कि क्यों नहीं, कौन सा इतना बड़ा आधार है, कौन सा संबल है। मैं इसके विवेचन में और इसके विश्लेषण में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो बड़ी सुदृढ़ है, मजबूत है, और उसका जो संदेश है वो संदेश है एकता का, उसका संदेश है अमन का, उसका संदेश है प्यार का। और दूसरी बड़ी बात और, हमारी सांस्कृतिक विरासत के चाहे कोई भी रूप हो, रंग रहे हों, लेकिन जब देश की बात आई है तो हम सब एक हो गए हैं और हमने खुल करके मुकाबला किया है। हमारे कानपुर नगर का एक गौरव है मकनपुर मेला, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं। मकनपुर मेला के जो प्रणेता हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जिनकी याद में लोग इकट्ठा होते हैं, इसका भी एक स्वरूप कल से देखने को मिलेगा। और बड़ी बात क्या है कि यह 2021 में कोरोना के कारण नहीं हुआ था, और इस बार यह जो मेला है वो 605वां माना जाता है। लेकिन आज जब हमारे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में हम बहुत से गुमनाम लोगों को याद कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे में भी मकनपुर मेला के लोगों का भी अद्भुत योगदान रहा है, खास तौर से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने में, जो आज भी हमें एक नई दिशा देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है और कहता है, हे देशवासियों, एकता, अमन, प्यार, प्रेम, सद्भाव की ओर बढ़ो, और वही हमारे सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मजर अब्बास नकवी, और साथ में हमारे जो नकवी जी हैं वो एक बहुत अच्छे इतिहास के जानकार हैं। मकनपुर मेले से आपका सीधा ताल्लुक है, रहते हैं, वहाँ की नीत, रीत, विचार, वहाँ की लय, राग, सब कुछ देखा है, समझा है और सुना है। आज हम उन्हीं से चर्चा भी करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अमृत महोत्सव में इसका कितना योगदान है, और आज अमृत महोत्सव हमें मकनपुर मेले से क्या रोशनी दे रहा है। नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जो मकनपुर का मेला कल से शुरू हो रहा है जी, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मकनपुर में 2 मेले होते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, कल से शुरू हो रहा है और ये भी है कि कोरोना के बाद ये शुरू हो रहा है, तो जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मकनपुर जो है वो मदारिया सूफ़ी सिलसिले का मुख्यालय है, और मदारिया सूफ़ी सिलसिला, जहाँ तक अमृत महोत्सव की बात है तो मैं ये कहूँगा कि इस सिलसिले के अलावा
कोई दूसरा सूफी सिलसिला ये दावा नहीं कर सकता कि उसने मदारिया सिलसिले से ज़्यादा बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता और या स्वाधीनता के लिए काम किया। ये पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे सूफी सिलसिले को ये कहूँ कि उनका योगदान नहीं है, लेकिन मदारिया सूफी सिलसिले का जो योगदान है वो अद्भुत भी है, अप्रतिम भी है। और जितना मकनपुर वासियों ने इसको लेकर सहा है, शायद ही किसी गांव के निवासियों ने सहा हो। यहाँ तक आपने जब पूछा है कि ये दो मेले का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि जन्म को लेकर तो इतिहासकार एक मत नहीं हैं। हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जो वहाँ आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उनका पर्दा करने का सवाल है, विसाल का सवाल है, यानी कि इस लोक से उस लोक में जाने की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता नहीं पाई जाती है। 1431, 1432 या हद से 1434, लेकिन सारे इतिहासकार मानते हैं कि उनका पर्दा करना जो इस संसार से हुआ था, उस समय मकनपुर तत्कालीन शर्की साम्राज्य का एक अंग हुआ करता था, या यूँ कहा जाए कि वहाँ पर उसकी एक चौकी थी और वहाँ पर बाकायदा एक तोपखाना भी रहा करता था। और यही वजह है कि जो मदार साहब का पहला रोज़ा है, जो उनके कब्र है, मज़ार है, उसके ऊपर जो निर्माण कार्य है वो इब्राहिम शर्की के द्वारा ही कराया गया था। ये जिस दिन इन्होंने पर्दा किया था उस दिन संयोग से बसंत पंचमी भी थी और जमादुल अव्वल जो है उसकी 17 तारीख थी। तो जो मुस्लिम अनुयायी हैं वो मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से जमादुल अव्वल की 17 तारीख को उनका कुल शरीफ जो है वो मनाते हैं। उसमें क्या नाम है, यूँ कहिए कि हिस्सा लेते हैं, दुआएं मांगते हैं और हाजिरी कर लगाते हैं। और हिंदू अनुयायी जो हैं वो परंपरागत रूप से बसंत पंचमी के दिन ही वहाँ इकट्ठा होते रहे हैं, तो उस दिन भी भीड़ वहाँ पर बहुत होती है। एक बहुत पुरानी रस्म है जिसमें ये कहा जाता है कि जो सोने का कलश है दरगाह के ऊपर, उस पर अगर आंवला जो है आप मारें और वो आंवला जो है उस कलश पे लग जाता है, तो जिसने आंवला मारा होता है उसकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये जो कल से शुरू हो रहा है ये बड़ा मेला कहलाता है, और जो बसंत में होगा वो छोटा मेला कहलाता है। कल जो है वो 605वां उर्स जो है उसकी रस्म अदायगी की जाएगी, और उसके बाद ये जो दुकानें वगैरह ज़ायरीन आ गए, इनका सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि बसंत जो है वो करीब है। और मुस्लिम जो कैलेंडर होता है वो हर साल जो है 10 दिन जो है वो पीछे हो जाता है। अब जैसे इस बार 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को जो है उर्स शुरू हो रहा है या बड़ा मेला शुरू हो रहा है, तो अब अगली बार जो है ये 12 दिसंबर के आसपास होगा, लेकिन बसंत जो है अपने टाइम पर ही जो है रहेगा। इसलिए ये दो मेले वहां पर होते हैं। चलिए, मैं ये सबसे बड़ा थोड़ा संक्षेप में समझा दिए, ये जो मदारिया साहब को आपने बताया है जी, ये क्या है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और है मलंग, ये दो बातें आती हैं। जी जी, तो जरा इन दोनों का भी समझा दीजिए हमारे लोगों को कि जो मदार साहब की जो वहाँ पर पर्दा हुए, वहाँ पर जो उनकी मजार है वो, और मलंग ये कौन लोग होते हैं और इनका क्या संबंध है? देखिए, हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जो है वो भारत आने वाले प्रारंभिक सूफियों में थे। उनका पूरा जीवन जो है वो किदवंतियों से भरा हुआ है। ऐतिहासिक प्रमाण जो हमारे सामने उपलब्ध हैं उसके हिसाब से तो उनकी आयु तकरीबन 110 वर्ष थी, लेकिन अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो वो उनकी आयु बताएगा 596 साल। और वो यायावर प्रवृत्ति के थे, इसीलिए जितने ज़्यादा चिल्ले उनके विश्व भर में पाए जाते हैं शायद ही किसी सूफी के पाए जाते हैं। बहुत तेज था उनका। और ये ख्वाजा बायजीद बिस्तामी, जिन्होंने फना और बका, जिसका आप हिंदी में रूपांतरण इस तरह करेंगे कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना और स्वयं को पहचान लेना, या स्वयं में जो परमात्मा हमारे अंदर निहित है उसकी पहचान कर लेना, इसी को फना और बका का सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रवर्तक बायजीद बिस्तामी के ये शिष्य थे, सीरिया में पैदा हुए थे, और सीरिया से फिर ये मदीने मुनव्वरा भी तशरीफ लाए, मक्का लाए। और यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये जो थे एक पटरे पर, क्योंकि जिस जहाज़ पर ये सवारी कर रहे थे वो तूफ़ान में नष्ट हो गया था, तो ये एक पटरे पर खंबात पहुँचे थे, गुजरात का जो इलाका है। और वहाँ से फिर ये बताया जाता है कि बहुत से जगह पर ये गए
बहुत दिन तक इन्होंने जौनपुर में जो है क़याम किया, कालपी में भी काफ़ी दिन रहे और बाद में जो है इन्होंने मकनपुर को अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर चुना। उसके लिए ये कहा जाता है कि एक तालाब वहाँ हुआ करता था जहाँ पर इनको बताया जा चुका था दिव्य शक्ति के द्वारा कि वहाँ से अगर जिस भी स्थान से ये आवाज़ आए या अजीज़ो, तो तुम समझ लेना कि अब तुमको अपना वही जो है क़याम करना है और वहीं से तुम्हें इस दुनिया से पर्दा करना पड़ा। शाह मदार के पर्दा करने के बाद उनके जो अनुयायी थे वो 4 हिस्सों में बट गए। उनके जो सबसे पहले उत्तराधिकारी यानी जिनको उन्होंने अपना बनाया था वो दादा अरगून थे, जो उनके रिश्ते में भतीजे लगते थे, और 2 और उनके भतीजे थे, दादा तैफूर और दादा फंसूर। ये जो हैं उनके बाद में उत्तराधिकारी के तौर पर लिए गए और जो सज्जादा नशीन हैं वहाँ पर वो सभी इन्हीं तीनों की औलादें हैं। और आजकल मुजीबुल बाकी साहब जो हैं वो मलंगों के बादशाह हैं। मलंग जो हैं वो 4 जैसे मैंने आपको बताया था हिस्से हो गए थे। उनके नाम थे खादिमान, आशिकान, तालिबान और दीवानागान। दीवानागान जो है उसी सिलसिले के मलंग होते हैं। ये आजीवन अविवाहित रहते हैं। ये किसी औरत की तरफ आंख उठाकर अगर देख लेते हैं तो इनके बाल झड़ जाते हैं और अब ये विलुप्त प्रजाति के हैं। आज ये माना जाता है कि देश में मात्र 60 या 62 सही माने में जिन्हें मलंग कहा जा सकता है वो रह गए हैं। उनके मुखिया बाबा मासूम अली शाह हैं जिनकी गद्दी ग्वालियर में है। और मदारियों ने ही यानी ये जो मलंगों का सिलसिला है, मलंगों का, इन्होंने ही देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्योंकि इनके पास हथियार रखने की भी अनुमति थी, इनको ज़मींदारों से कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धार्मिक परंपराओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसी सिलसिले के मलंगों ने देवी चौधरानी, भवानी पाठक के साथ मिलकर अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी थी, और वो भी 1857 से तकरीबन 100 साल पहले। मैंने ये मान के चला जाए कि सबसे पहले जो अंग्रेजों से विद्रोह किया है उनमें मलंग आगे आए और उनके साथ में कुछ एक सन्यासी वर्ग भी आया। जी हाँ, देखिए इसका बड़ा ऐतिहासिक कारण स्पष्ट है। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो शासन करने की शुरुआत थी वो बंगाल से ही तो शुरू हुई थी। ये विद्रोह भी वही हुआ था। हाँ, और ये वहीं से, इसीलिए इसका उठना स्वाभाविक था। और मदारी जो लोग होते हैं वो जो खादिम लोग हैं वो तो दरगाह की खिदमत करते हैं। तालिबान जो हैं वो अपना इस्लाम के दर्शन और साहित्य का अध्ययन करते हैं। वहाँ पर जो मदरसे हैं वहाँ पर जो है दर्स निज़ामिया जो है पढ़ाया जाता है। और इसमें सबसे जो बड़ा काम किया था वो बाबा मजनू शाह मलंग ने किया था। ये मेवात के रहने वाले थे और इनका असली नाम अबू तालिब था। लेकिन जब कोई मलंग हो जाता है तो उसको फिर इस संसार में अपना दूसरा नाम जो रखना पड़ता है, तो वो अबू तालिब के स्थान पर बाबा मजनू शाह के नाम से जानने लगे। और यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो नाथ संप्रदाय है उसकी परंपराएं और मदारिया सिलसिले की जो मलंगी निशाना है या मंगली जो निशान अपने साथ लेके चलते हैं मदारिया सूफी के, वो सारे के सारे जो हैं अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई विशेष अंतर दशनामी साधुओं में और मलंगों के बीच में नहीं है, सिवाय इसके कि एक वो मुसलमान है और वो एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन ये जो मलंग हैं ये भी आते हैं मकनपुर मेले में, क्योंकि अब तो आप बता रहे हैं संख्या बहुत कम रह गई है। देखिए अभी भी जितने मलंग हैं वो उन पर ये परम दायित्व है उनका, वो उर्स के मौके पर वहाँ पर हाजिरी दें और अपने बाबा के मज़ार के दर्शन के बाद वहाँ पर एक रस्म होती है शगले धम्माल। उसमें जो है ये मलंगों का जो बादशाह होता है वो उनको हुक्म देता है और ये रक्स करते हैं यानी कि डांस करते हैं। और इसीलिए शायद आजकल आम बोलचाल की भाषा में धमाल शब्द का अर्थ यही बताया जाता है, क्योंकि बाकायदा एक डुगडुगी पिटती रहती है, एक कश्ती आती है और फिर ये जब तक वो डुगडुगी पकती रहती है बादशाह इनको इशारा नहीं कर देता तब तक ये एक टांग के ऊपर अली अली कह के रक्स करते हैं। एक ये भी है कि 1857 में भी जब विद्रोह हुआ जी, उसमें भी जो मदारी थे, उनके जो अनुयायी थे या उनके जो और समर्थक थे,
उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और ये भी कहा जाता है कि उनमें कई को फांसी के तख्ते पर भी लटकाया गया। देखिए 1857 के पृष्ठभूमि में हमें इसके लिए जाना पड़ेगा। जब तक औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक जो अंग्रेजों का प्रमुख व्यवसाय था वो था नील की खेती, और उन्होंने गांव-गांव में नील की खेती के लिए कोठियां अपनी बना रखी थी। मकनपुर और कन्नौज में भी नील की कोठियां थी जिसको पीटर मैक्सवेल जो है वो चलाता था। उसकी एक कोठी मकनपुर में भी थी, और 1857 का जो क्या नाम है आंदोलन हुआ तो उसमें मलंगों से ज़्यादा मकनपुर के जो खादिमान जो सब ज़्यादा नशीन हैं उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्थानीय निवासियों को जो कहा जाए तो उन्होंने लिया, और उसमें खाने आलम साहब का नाम प्रमुख रूप से आता है, और उनके परिवार के 3 और सदस्य जो हैं रूहुल आजम, रूहुल अकबर, रूहुल अमीन, इनमें से 2 को तो गोलियां मारी गई थी और 30 लोगों को एक इमली के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। वो इमली के पेड़ तो अब नहीं है, लेकिन उनके कब्रों के निशान जो हैं आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ लोगों को काला पानी का भी हुक्म दिया गया था, और वो काला पानी की सज़ा पूरी करने के बाद मकनपुर लौटकर भी आए थे। जी, लेकिन ये थोड़ा सा हमको और समझाइए कि ये जो है इसका इतिहास में लेखा जोखा साक्ष्य ये सब नहीं मिलता है, और यही कारण है कि ऐसी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो गुमनाम सेनानी है उनके बारे में प्रस्तुत किया जाए, तो जबकि ये भी कहा जाता है कि मकनपुर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, तो क्या इसका कहीं कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है क्या? मैं वर्मा जी आपको बताना चाहूँगा कि मकनपुर की जो लाइब्रेरी थी उसको तो तोप से अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया था, और जो किताबें हैं वो फारसी में हैं जिनका दुर्भाग्य से अभी तक अनुवाद भी नहीं हुआ है। और नेशनल आर्काइव्स में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर फारसी की बहुत सी किताबें जो हैं उसमें आपको मदार साहब के सिलसिले का उसका उल्लेख आपको मिल जाएगा, क्योंकि मदार साहब जो हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, और ये छठे इमाम थे, और मदार साहब जो हैं उन्हीं की औलादों में से एक माने जाते हैं। और हिंदी से उस समय साहित्य जो था बहुत प्रकाशित नहीं होता था। उर्दू जो थी और फारसी वो जनमानस की भाषा बन चुकी थी मुगलों के इतने लंबे शासन के कारण, तो हिंदी में लिखने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। उर्दू भी थी, उसकी भी शुरुआती थी, तो फारसी ही जो है उसमें जो है बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ये सब, या फिर आपको इसके लिए बंगला साहित्य में जाना पड़ेगा। ये एक हमारे साथ विसंगति तो मैं नहीं कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जो बंगला तत्कालीन साहित्यकार थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा अंग्रेज़ों के चापलूस या पिट्ठू थे। उसमें जो किताबें हैं उसमें एक किताब का नाम मैं लूँगा, उसका नाम है ज़मींदार, ये बंगला में लिखी गई है। उसमें जो है इन स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों को डकैत के रूप में जो है दर्शाया गया है कि ये लोग डकैती डालते थे, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अभी हाल में विमान नाथ साहब एक हैं, ये साइंटिस्ट हैं वैसे तो पेशे से, डॉक्टर विमान नाथ, इनकी किताब आई है द टैटूड फकीर। उसमें जो है आपको सही वर्णन मिल जाएगा कि मदारिया सिलसिले ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था देश के स्वतंत्रता संग्राम में, और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानी दी। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये आज सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, इससे कहीं बड़ा मेला जो है मकनपुर का माना जाता था, और यहाँ पर जितने दर्शनार्थी आते थे उसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जाता है कि दारा शिको जो था वो एक उर्स के मौके पर मौजूद था। सफ़ीनतुल औलिया में उसने लिखा है कि मैं उर्स के मौके पर मौजूद था, तकरीबन 4 से 5 लाख का मजमा था। तो आप बताइए कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5 लाख लोग अगर किसी जगह पर पहुंच रहे हैं जब आवागमन के साधन नहीं थे, तो ये कितनी बड़ी तादाद जो है हुआ करती थी। आज मकनपुर में जो हमारी पास ताज़ा जानकारी है उसमें यह है कि 2 लाख 2.5 लाख का भी मजमा नहीं है। तो ये जो हमारे साथ मकनपुर के साथ बल्कि कहा जाए हुआ है, वो इसी कारण हुआ है कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अंग्रेज़ों ने जितना दमन हो सकता था उतना दमन जो है वो मकनपुर का किया, और आशा की जाती थी कि मकनपुर को आज़ादी के बाद उसका वो स्थान मिल पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से मकनपुर के
पुनर्निर्माण या उसके जो लास्ट ग्लोरी है उसको दोबारा स्थापित करने का सरकारों ने वैसा प्रयास नहीं किया जैसा कि अपेक्षा की जाती थी। आज हालत यह है कि नदी में वहां पर पानी आपको नहीं मिलेगा। जो यमुना एक्सप्रेसवे निकला है वहां से मकनपुर के लिए कोई कनेक्टिंग लिंक भी नहीं है, ऊपर ही से ऊपर लोग चले जाते हैं, जबकि वहां पर एक ना एक ऐसा उतार होना चाहिए था कि लोग आराम से जो है वहां पर पहुंच जाएं। और अभी 3 दिन तक आप ये मान के चलिएगा कि दुनिया से कट जाएगा मकनपुर। इतना खराब जो है ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाती है कि जो अगर वहां पर पहुंच गया और बीमार को अगर अस्पताल भी लाना है तो वो अस्पताल नहीं लाया जा सकेगा। एक बात जरा ये भी हमको समझाइए कि ये जो मदार साहब थे या उन्हें एक परंपरा या सिलसिले से जोड़ा जाता है या उनकी अपनी एक उपादेयता थी जिसे आज हम लोग कहते हैं कि वो एकता के प्रतीक थे, या अमन और प्यार की बात हम लोग करते हैं। इनका क्या कॉन्सेप्ट क्या था, क्या मतलब ये इनकी उपादेयता थी, क्या संदेश देते थे लोगों को जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दोनों उनके जो है मुरीद थे? देखिए, मदार साहब और दूसरे सूफी सिलसिलों के बीच में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि बहुत से सूफी जो बहुत ही मशहूर हैं, अब मैं किसी सिलसिले विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये ज़्यादातर जो थे वो आक्रमणकारियों के साथ आए थे। बहुत से ऐसे आपको दरगाहें मिलेंगी जिनके यहाँ पर जो सिपाही सालार थे उनको शहीद का दर्जा दिया गया है और उनके भव्य इमारतें बनी हुई हैं, दरगाहें हैं, लोग जो है वहाँ मेले में जाते हैं, लेकिन वो या तो महमूद गजनवी के साथ आए थे या मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। जबकि मदार साहब, जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, वो ऐसे सूफी थे जो एक पटरे पर आए थे, वो किसी आक्रमणकारी के साथ नहीं आए थे। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका जो देश का था वो उनको लक्ष्मण जी का अवतार भी मानता था और उनको मदारेश्वर के नाम से भी पुकारता है। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो काम किया था वो सिर्फ भाईचारे, एकता और प्रेमी की बात की थी। आप कहीं भी किसी इतिहासकार से ये उल्लेख नहीं पाएंगे कि मदारिया सूफी सिलसिले के किसी व्यक्ति ने या स्वयं मदार साहब ने अपने जीवन काल में किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया हो या उन्होंने किसी धर्म विशेष के प्रति अपना अनुराग जो है जताया हो। वो तो कहा करते थे कि ये दुनिया शैतान की दुकान है, यहाँ से कभी कुछ मत खरीदना, खबरदार रहना। अब देखिए, ये आध्यात्मिकता का इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता था? उन्होंने किसी मुसलमान से तो नहीं कहा कि इस दुनिया जो है शैतान की दुकान है, या किसी हिंदू से नहीं कहा। उन्होंने तो यही कहा कि अगर तुम जो है आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता की ओर बढ़ोगे तो तुम जो है एक तरीके से विध्वंस के कगार पर पहुंच जाएंगे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर हिंदू जो है मुंडन संस्कार कराते हैं। एक किंवदंती के अनुसार उन्होंने एक दैत्य का जो है उसका भी उन्मूलन किया था, उसको मग्नादेव के नाम से जाना जाता है। तो उस वक्त जो तत्कालीन निवासी थे उन्होंने उनको अप्रोच किया था, उनसे चलकर दरख्वास्त की थी कि आप इस दैत्य के आतंक से हमको छुटकारा दिला दीजिए। वो भी इस्लाम के अनुयायी नहीं थे और मदार साहब ने उस दैत्य से जो है छुटकारा दिलाया। उसको जंजीरों में जकड़कर हमेशा के लिए एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उस कोठरी आज भी मकनपुर की दरगाह में परिसर में मौजूद है। एक ये भी ज़रा सवाल, आपने बार बार कहा कि कोई लिंक रोड नहीं है, कोई ध्यान नहीं, तो क्या अब ये माना जाए कि जो ये इतना ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का स्थल है वो क्या अब उजड़ रहा है? जो ये अपनी संदेश देता है, जो लोगों को एकता की बात करता है, आज क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी उपेक्षा का भाव आ गया है और जिसके कारण इनके अनुयायियों की, समर्थकों की, इनके मानने वालों की संख्या निरंतर कम हो रही है? हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जो लोकप्रियता इसको ब्रिटिश काल या उसके पूर्व प्राप्त थी वो स्वतंत्र भारत में नहीं है। और ये एक चिंतन और मनन का विषय है क्योंकि इस पर अनुसंधान ही नहीं हुआ। इस सिलसिले में आपको जानकर हैरत होगी कि जर्मन स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, अमेरिकन स्कॉलर्स हैं उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन जहाँ तक भारत की बात कही जाए तो यहाँ पर शोधार्थियों में सिर्फ एक आनंद भट्टाचार्य जो हैं उन्होंने काम किया है और वो भी जो है काम इतना नहीं माना जा सकता कि जितने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि मकनपुर में बहुत से ऐसे कीमती
कागजात, दस्तावेज, फरमान शाही मौजूद हैं जिनके बारे में ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर हैं और उनका संकलन कैसे किया जाए। कुछ मकनपुर वालों का ऐसा भी मानना है कि अगर हम इनको सरकार को दे देंगे तो क्या इसकी सुरक्षा हो पाएगी, या वो ये समझते हैं कि ये ऐतिहासिक धरोहर जो है उनकी सार्वजनिक संपत्ति ना रहे, वो उन्हीं के क्या नाम है अधिकार क्षेत्र में रहे। और जैसे कि एक वहाँ पर कटोरा बहुत मशहूर है कि जिसके बारे में चमत्कारी कटोरा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, और उसका ये है कि अगर जहर जो है वो खाने में मिला हो या पानी में मिला हो तो वो पकड़ लेता है उसको। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मदार साहब जो थे इल्म कीमिया के जो हैं वो जानने वाले थे। कीमिया से केमिस्ट्री, और अल्केमिस्ट किताब आपको ने पढ़ी होगी, उसका बहुत नाम भी है। तो वो कटोरा जो है वो चाइना में सेलाडन नाम की एक तकनीक है उसके द्वारा बनाया गया है, और उस पर यह कहा जाता है कि उसका कोई रहस्य नहीं है। रहस्य सीधा सीधा ये है कि मदार साहब को चूँकि केमिस्ट्री का गहन अध्ययन भी था और ज्ञान था, तो वो हो सकता है कि चाइना से वो कटोरा यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि चाइना वो गए थे, ऐसा तमाम किताबों में उल्लेख है। और उनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने जीवन भर ना कुछ खाया न पिया, लेकिन वज़ू करने के लिए हो सकता है वो उस प्याले के इस्तेमाल करते हों। और वहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है, उसकी देखरेख बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको वृहद स्वरूप देने की ज़रूरत है। वहाँ पर तमाम शहंशाहों के द्वारा चढ़ाई गई चादरें हैं, उनका डिस्प्ले जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मलंगों ने या मदारी सिलसिले ने अंग्रेज़ों का विरोध ना किया होता, ईंट से ईंट बजाई होती, या शाह मदार ने बादशाहों के आसपास रहने की परंपरा निभाई होती, तो शायद वैसे ही उनके अनुयायियों की संख्या होती कि जैसे दूसरे सिलसिलों के अनुयायियों की संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई है। एक समय ऐसा था कि मदारिया सिलसिला एक तरफ था और बाकी सिलसिले जो थे सब एक तरफ थे, इतने अनुयायी मदारी सिलसिले के हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, और दुख की बात यह है कि उसके लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास नहीं हो रहे हैं, और बहुत हद तक खुद मकनपुर के जो निवासी हैं वो समय समय पर मांग ज़रूर उठाते हैं, लेकिन लगातार जो प्रयास करना चाहिए और जो गंभीरता उन प्रयासों में होना चाहिए उसका अभाव मैं मानता हूं। मैं स्वयं को भी अब दोषी ठहराऊंगा, हालांकि मैं बराबर इसके बारे में लिखता भी रहा हूं, कहता भी रहा हूं, लेकिन सूफी सिलसिला मदारिया के लोगों को भी ये समझना होगा कि जैसे जैसे समय बदला है वैसे ही उनको भी बदलना होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करानी होगी जिससे दर्शनार्थियों को कष्ट ना हो। जैसे वहाँ पर आवास बहुत बड़ी एक समस्या है, वहाँ पर होटल्स बड़े बड़े नहीं हैं, जो धर्मशाला वहाँ पर है, मुसाफिर खाना वहाँ पर है, वो उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। और आप भी जानते हैं कि अगर जो है गरीब दर्शनार्थी आएगा तो उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ कभी नहीं होता है जब तक कि वहाँ पर विदेशी पर्यटक ना आए। हमें अपने बचपन की बात बताता हूँ, उस समय मैं मकनपुर में भी रहा हूँ और उस समय मुझे पुष्कर जाने का भी अवसर मिला। तो मकनपुर मेला इतना वृहद हुआ करता था जिसके सामने पुष्कर का मेला कहीं नहीं ठहरता था। आज पुष्कर के मेले का स्थान जो है विश्व पर्यटन मानचित्र पे है, और मकनपुर जो है उसके बारे में तो अब कानपुर के लोग भी बहुत से नहीं जानते। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मकनपुर मेले की, जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक छवि है और उसकी उपादेयता भी है। अभी हमारे साथ नकवी जी बता रहे थे कि कनेक्टिविटी ना होना, जो हमारे यहाँ का जो टूरिज्म का मैप है उसमें स्थान ना होना, अपेक्षित विकास कार्य ना होना, ये सब कारण हैं जो ऐसा लगता है कि मकनपुर मेला अब कुछ वर्षों में सिर्फ रस्म अदायगी तक रह जाएगा। लेकिन नकवी जी ये भी बताइए कि आज हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम रूढ़ियों को तोड़ रहे हैं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, लेकिन आज भी इस मेले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी कुछ पाबंदियां हैं जो आपको नहीं लगता है कि इसकी भव्यता और दिव्यता को नया स्वरूप देने में बाधक है? देखिए, जो दो मेलों की परिकल्पना है और उसी में इस सवाल का जो है जवाब निहित है।
देखिए, मकनपुर में जो पाबंदियां हैं वो ये हैं कि महिलाएं जो हैं वो 40 फीट की दूरी के बाद वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, उनके प्रवेश पर पाबंदी रहती है। जो अवल हर्रम अव्वल कहलाता है, यानी जहाँ पर मदार साहब का जो मुख्य मज़ार है वहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती। दूसरी बात है कि वहाँ पर पका हुआ खाना नहीं जा सकता। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर रात में चिराग भी नहीं जलाया जा सकता, जो अन्य सिलसिलों में नहीं है। वहाँ कव्वाली भी नहीं होती है। लेकिन इसकी भरपाई जो है बसंत के मेले में हो जाती करती थी कि जब वहाँ पर क्या नाम है थिएटर्स भी आते थे, टूरिंग सिनेमाज भी आते थे, नाटकों का भी मंचन होता था और वहाँ पर म्यूजिकल नाइट भी होती थी, एक ऑल इंडिया जो है मुशायरा भी होता था, तो ये कमी दूर हो जाती थी। जो पाबंदियां हैं वो तो देखिए हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें खुद मदार साहब को पसंद नहीं थी कि औरतें जो हैं वो प्रवेश करें, दरगाह के पास में जाएं और मज़ार के पास तक जाएं। ये शरई हुक्म मानते थे वो। दूसरा ये था कि वो नहीं चाहते थे कि जो चूँकि वो खुद कुछ नहीं खाते पीते थे, तो इसलिए पका हुआ खाना उनके यहाँ कैसे जा सकता था। और सूफ़ी चूँकि एकांतवासी होता है और उनको दुनिया की किसी चीज़ से ना मतलब रखना होता है, तो वो रोशनी वगैरह के ख़िलाफ़ थे। तो ये पाबंदियों के बावजूद वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जाते इसलिए थे क्योंकि वहाँ से उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होंगी। हमारे यहाँ रस्में तो वही रहेंगी, लेकिन कभी भी ये जो है लोकप्रियता के माने में घट सकता है, लेकिन समाप्त तो कभी हो ही नहीं सकता। तो रात को तो वहाँ बड़ा वीरान सा हो जाता होगा। नहीं, रात में ये है कि वहाँ पर चिराग जलने ही नहीं है तो पूरा अंधा कुप हो जाता होगा वहाँ नहीं पर। जितना हिस्सा जो हरम अव्वल है, जो 40 फीट इंटू 40 फीट का स्क्वायर है, वहाँ रोशनी नहीं होती है। बाकी जितने भी आप जो है वहाँ पर गेट है, आलमगीरी गेट है, शाहजहानी गेट है, दो बहुत बड़ी बड़ी देगें हैं जो महाराजा दतिया और ग्वालियर ने जो है भेंट की थी। उसमें से एक का नाम जो है वो कड़क बिजली था, जबकि कड़क बिजली आप जानते हैं महारानी झांसी की तोप का भी नाम था। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर रहती हैं और रात में और रोशनियाँ होती हैं। दूसरे जो वहाँ पर महिलाएं हैं बस्ती की, वो वहाँ पर जाती हैं। हरम अव्वल के बाद जो दूसरा हरम है जहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, उस दौरान में वो वहाँ जाकर चिराग जलाती हैं और वो बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। और मर्द जो है इस बात का लिहाज रखते हैं कि वो उस वक्त दरगाह परिसर में उस क्या नाम है स्थान पर ना जाए, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं मौजूद रहती हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए जो रात्रि के मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो और जगह होता है कव्वाली के जरिए हो जाता है, तो वैसा मकनपुर में नहीं है। मकनपुर जो है हफ्से दम के लिए मशहूर है। दम मदार मतलब ये जो सुदर्शन क्रिया आजकल हम लोग देख रहे हैं चलन में आ गई है, उसके भी संस्थापक जो हैं हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार थे, या तो वो थे या नाथ संप्रदाय के योगियों को आप मान सकते हैं। तो वो हफ्से दम के जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो उसके क्या नाम है करने वाले हैं, वो आपको मकनपुर में अब नहीं मिलेंगे, जबकि ये होना चाहिए था। और ये जिम्मेदारी बेसिकली वहाँ के जो खादिमान हैं उन पर आयद होती थी कि हफ्से दम जो है कि जैसे मदार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो 6-6 महीने तक अपनी सांस रोक लेते थे, तो कम से कम उस क्रिया का बाकायदा वहाँ पर प्रदर्शन होना चाहिए, दास्तान गोई होना चाहिए, जिसमें कि उनकी जीवनी पर प्रकाश जो है स्टोरी टेलिंग आजकल आप देख रहे हैं वो एक नई विधा के रूप में जो है आ गई है। तो शाम को जो है जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है जो होना चाहिए। और लंगर भी पहले उतना नहीं होता था, आजकल तो लंगर अब वहाँ पर बहुत होने लगा है, नहीं तो लंगर भी मकनपुर में उतना नहीं हुआ करता था जितना कि अन्य सिलसिलों में होता था। एक बात और लखवी जी बताइए कि वहाँ पर कहते हैं कि हार्स मार्केट लगती है और इसको हार्स मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मकनपुर में जब बड़ी संख्या में पशु आते थे तो आपको बता दूं कि वहाँ हाथी तक बिकने आते थे। फिर ऊँटों का ये मेला मशहूर हो गया। आजकल जो है ये घोड़ों का एक अच्छा बिक्री का केंद्र माना जाता है। जो बसंत का मेला होता है उसमें आप राजस्थान से आई हुई घोड़ियाँ भी पाएंगे और लाखों रुपए की घोड़ियाँ वहाँ पर बिकती हैं। तो वहाँ पर जो है घोड़े जो हैं या घोड़ी जो हैं उसके जो चाहने वाले होते हैं या ख़रीदार होते हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन सबसे पहले वहाँ पर जो है ऊँटों की बिक्री होती है और ऊँटों के बाद जो है फिर घोड़ों की बिक्री होती है। और उसमें भाग लेने के लिए मैं आपको बता दूँ, अब किन्नर जो हैं
वो भी जो है घोड़े का व्यवसाय बड़ी संख्या में करने लगे हैं। उन्होंने भिक्षा जो है वो छोड़ दी है। फतेहपुर से जो नब्बू शाह हैं और वहाँ पर इकबाल बाई हैं, ये लोग जो हैं इन्होंने एक तरीके से अगर नई भाषा में मैं कहूँ कि एक स्टार्टअप किया है, तो ये अब बड़ी संख्या में घोड़ों का जो है व्यवसाय भी कर रहे हैं। ये घोड़े के जो है बेचने के लिए भी आते हैं। और मकनपुर में ये भी एक आकर्षण की वस्तु हो गई है कि किन्नर समाज के लोग जो हैं वो भी आते हैं और रहकर वहाँ पर जो है घोड़े का व्यवसाय करते हैं या घोड़ी जो है बेचते हैं। जो ये मकनपुर है, हाँ तो इसकी सांस्कृतिक चेतना का तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया जी। लेकिन अगर हम साहित्यिक चेतना की बात करें, हम कलात्मक चेतना की बात करें, तो उसमें इसका क्या योगदान दिखता है? देखिए, मकनपुर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर आज भी वहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो फारसी के लफ्ज़ों का बहुत आराम से प्रयोग करता है और आम बोलचाल में फारसी जो है बोली जाती है। दूसरी, अगर अदबी या साहित्यिक अभिरुचि की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि मकनपुर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर एक बेपढ़ा लिखा इंसान, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसका भी अजबी ज़ौक़ जो है और जो उसकी साहित्यिक चेतना है वो उसकी पराकाष्ठा को आपको देखने को मिल जाए। मैं दो नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगा। एक अल्लामा अदीब मकनपुरी, ये अपने समय के बड़े अजीम शायर थे और जो आजकल शबीना अदीब हैं वो उन्हीं के कारण अपने नाम के साथ अदीब लगाती हैं। और दूसरे नियाज़ मकनपुरी, ये जो थे ये दृष्टिहीन थे और पलंग की बिनाई का काम करते थे, लेकिन इनका भी दीवान है। इसके अलावा एक और उस्ताद शायर आजकल वहाँ पर हैं, ज़ाहिर अदीबी साहब, वो भी वहाँ पर है जाएं। मकनपुर में आप देखेंगे कि कोई लकड़ी काट रहा है, कोई आरा मशीन पे काम कर रहा है और साथ साथ गज़ल जो है कह रहा है। इधर हाल में मकनपुर के नवयुवकों में नात पढ़ने को जो है लेकर बहुत ही चेतना जो है वो जागृत हुई है और मकनपुर में इस समय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नात ख्वान हैं। एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, शजर अली साहब का। इसके आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत से जो हैं ऐसे ही नौमान मकनपुरी हैं, एक उरूज मकनपुरी हैं, कैफ मकनपुरी हैं। और मकनपुर में तकरीबन रोज़ी जो है कहीं ना कहीं कोई आपको साहित्यिक गोष्ठी होती हुई मिल जाएगी, या वहाँ का यूँ कहा जाए कि बच्चा बच्चा जो है उसमें शायरी की समझ है और जो नौजवान तबका है उसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नात के मनक़बत के माध्यम से उर्दू साहित्य को जो है बहुत समृद्ध कर रहा है। ठीक बात। मैं ये थोड़ा सा अंत में ये भी जानना चाहता हूँ कि वर्तमान संदर्भों में जी ये मकनपुर मेला हमको क्या संदेश दे रहा है, हमको क्या जागरूक कर रहा है, हमको क्या समझा रहा है, और ख़ास तौर से युवाओं को लिए? देखिए, मकनपुर मेला हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता रहा है। ये मुग़लों के काल में भी देता था और ब्रिटिश काल में भी देता था और आज भी वहाँ पर प्यार जो है सबसे करो, यही संदेश मकनपुर मेले का सदियों से रहा है। और अभी भी वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो उसी संदेश को, इसी सांस्कृतिक विरासत को, उसी धरोहर को न सिर्फ संजो के रखे हुई है, बल्कि अगर बीच में कोई ऐसे तत्व आ भी जाते हैं तो उनका वो विरोध भी करते हैं। और सब मैं यही मानता हूँ कि मकनपुर की सरजमी पर जो जिंदा शाह मदार की आखिरी आरामगाह है, वहाँ से हमेशा भाईचारे, देश प्रेम, प्यार और मोहब्बत का संदेश मिला है और सर्वांगीण विकास जो व्यक्तित्व का होना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिकता का जो पुट है उसका और भौतिकता के बीच में जो संतुलन है और जो इस्लामी तालीम भी है, जिसे हम लोग सिरातल मुस्तकीम करते हैं कि संतुलित जो है जीवन आप जो है व्यतीत कीजिए, ना कि आप या तो सिर्फ ये कि गुफा में चले जाएं और पूजा उपासना में लीन हो जाएं और दुनिया छोड़ दें। मकनपुर से हमें संदेश ये मिलता है कि देश प्रेम सर्वोपरि है, भाईचारा सर्वोपरि है, मानवता सर्वोपरि है। बाकी हमारे जो दूसरे क्या नाम है तरीक़े हैं वो भिन्न हो सकते हैं, पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन सही माने में मानवता की पराकाष्ठा तक पहुंचना ही मकनपुर की धरती से हमें संदेश के रूप में प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नकवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान संदर्भों में आपने मकनपुर मेले को जिस तरीके से विश्लेषित किया और ये बताने की कोशिश की कि ज़रूरत है आपका जीवन संतुलित हो, आपके जीवन में संतुलन हो,
आप एक पक्षी ना हो, आप एक मार्गी ना हो, आप सिर्फ भौतिकता की ओर मत दौड़ें, अध्यात्म को भी अपनाएं और दोनों में संतुलन बनाएं। यही आपके दिशा की, आपकी स्फूर्ति की, आपकी ऊर्जा की एक नई गति होगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।